अज़बिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट करेंगे पाकिस्तान सिंस क्रिएशन चैप्टर नंबर 7 से कुछ टॉपिक्स हैं जो अभी आपके फॉलोइंग एग्ज़ाम्स हैं उसमें होपफुली इसमें से ही आ सकता है। तो पढ़ते हैं अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर और स्पोर्ट्स एंड आर्ट्स। तो ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जिसकी अचीवमेंट्स हमने पाकिस्तान में बतानी है। पाकिस्तान रैंक्स अमंगस्ट द टॉप 10 एग्रीकल्चर कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान दुनिया की 10 ऐसी टॉप जो रैंक्ड कंट्रीज़ हैं उनके अंदर इसका नंबर आता है। तीसरा, चौथा या 5वां नंबर है इसका, जो कि ज़राअत के पेशे से मुंसलिक हैं, यानी जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों का पेशा भी ज़राअत है और जो बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चरल इंडस्ट्री में जो है ना आगे हैं, यानी एक्सपोर्ट के अंदर, वो गंदम की एक्सपोर्ट हो, वो कॉटन की एक्सपोर्ट हो, वो चावलों की एक्सपोर्ट हो, वो गन्ने की या चीनी की एक्सपोर्ट हो। द लैंड इज़ एक्सट्रीमली फर्टाइल। ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारी ज़मीन जो अल्लाह ने हमें दी है, अता की है, वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन है जहाँ पर बेहतरीन फसलें उगाई जा सकती हैं। द प्लेन्स ऑफ पंजाब एंड सिंध प्रोड्यूस द वर्ल्ड्स बेस्ट व्हीट, राइस, शुगर केन एंड कॉटन क्रॉप्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लाइंस में बताया है कि हमारे पंजाब और सिंध के जो इलाके हैं ना, वो दुनिया की बेहतरीन किस्म की गंदम, चावल, हमारा गन्ना और कॉटन जो कपास है उसकी फ़सलों में बेहतरीन फसलें उगाने वाले 2 प्रोविंस हैं, 2 इलाके हैं। द नॉर्दर्न एरियाज़ हैव गुड क्लाइमेटिक कंडीशंस फॉर ग्रोइंग ऑल टाइप्स ऑफ फ्रेश एंड ड्राई फ्रूट्स। और हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ जो हैं ना, जिसमें सवात है, मरी है, हमारे पास गिलियात है और इसके अलावा चित्राल और नारान का खान, वहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स की जो प्रोडक्शन है ना वो उनके ज़िम्मे है। और क्योंकि वहाँ पे क्लाइमेटिक जो उनकी कंडीशंस हैं वो बहुत सूटेबल हैं फॉर फ्रूट्स, तो इसलिए वो जो है ना एक्सपोर्ट के लिए हमारा ड्राई फ्रूट और फ्रूट आता है नॉर्दर्न एरियाज से। और हमारे जो मैदानी इलाके हैं जैसे सिंध और पंजाब है, वहाँ से हमारी ये क्रॉप्स आती हैं जो 4 ऊपर मैंने बताई हैं। पाकिस्तान हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट irrigation system of the world and most of the farmlands on the plains is irrigated with water from the canals। अब हमारी ज़मीन ज़रख़ेज़ क्यों है? वो इसलिए कि अल्लाह ताला ने हमें इरिगेशन का सिस्टम कुदरती तौर पर अता किया है। हमारी जो पंजाब है उसको पंजाब क्यों कहते हैं? यानी 5 दरियाओं की सरज़मीन, पंज आब। आप कहते हैं पानी को, पंच कहते हैं 5 को, इसलिए हमारे पंजाब में कुदरती तौर पर 5 दरिया जो है ना गुज़रते हैं। और इन 5 दरियाओं की वजह से, और सिंध में हम जो दरिया हैं, सक्कर है और वहाँ पर इंडस रिवर वगैरह जो हैं, वो उसकी वजह से फर्टाइल लैंड, एलोवियल सॉइल जो है आती है ड्यू टू फ्लडिंग। और फ्लड्स जब भी आते हैं वो एलोवियल सॉइल के डिपॉजिट्स हमें देकर जाते हैं, जो कि एक अच्छी फसल उगाने के लिए हमें मिनरल सॉइल की ज़रूरत होती है, वो हमें कुदरती तौर पर मिल जाती है। और बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के या किसी भी एफ़र्ट के या कोई भी पैसे लगाए लोग ख़रीद कर ऑर्गेनिक सॉइल डालते हैं। हमारे पास अल्लाह ताला ने हमें फ्लडिंग के ज़रिए या दरियाओं के ज़रिए हमें ये चीज़ अता की हुई है। और सबसे बढ़कर इन दरियाओं की वजह से जो हमने कनाल सिस्टम, जो इरिगेशन सिस्टम बना लिया है ना, वो हमें इस तरह की नहरी निज़ाम जो है, यानी इन बड़े दरियाओं में से उन्होंने ट्रेंचेस निकाल कर आगे छोटी छोटी नदियाँ और नाले और छोटी जो है ना स्ट्रीम्स के ज़रिए पानी, और कनाल्स के ज़रिए, नहरों के ज़रिए पूरे इलाके में पानी प्रोवाइड किया जाता है। तो ये इरिगेशन सिस्टम दुनिया के और किसी इलाके में नहीं है, ठीक है। टू इम्प्रूव द एनुअल यील्ड ऑफ क्रॉप्स। अब हम इम्प्रूव करते हैं इसी नहरी निज़ाम के ज़रिए हमारी एनुअल क्रॉप्स जो होती हैं ना, अगर यानी बारिश नहीं भी आई तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें दरिया से हमने कनाल सिस्टम, इरिगेशन सिस्टम अप्लाई किया हुआ है अपने फील्ड्स के अंदर, अपने खेतों के अंदर। हम नहरों के ज़रिए दरियाओं से पानी ले आते हैं, तो अगर बारिश नहीं भी होती तो हमारे जो फसलें हैं वो सूखे का शिकार नहीं होती, या वो ड्राई नहीं होती, या उनमें किसी किस्म की जो है ना ड्रॉट वगैरह का उनको सामना नहीं करना पड़ता। द गवर्नमेंट फैसिलिटेट पाकिस्तानी फार्मर्स बाय हेल्पिंग देम अडॉप्ट मॉडर्न मेथड्स ऑफ मर्चेंडाइज फार्मिंग। अब मर्चेंडाइज फार्मिंग क्या है कि आप की किसी भी चीज़ को मुल्की सतह के ऊपर लोगों में इंट्रोड्यूस करवाया जाए थ्रू एडवर्टाइजमेंट,
ठीक है। और इसके अलावा आपको न्यू मेथड्स बताए गए हैं, जैसे सोलर पंपिंग है, पानी जहाँ निकालना है, और फसलों में कौन सी आपको किस टाइम पे एक्यूरेट टाइमिंग के साथ आप अपनी फसल उगाएं या बीज बोएं, और फिर उसका किस तरह ख्याल रखें, और कीड़ों से और दूसरी बीमारियों से कैसे बचाएं। और उसके लिए आप कम खर्च बाला नशीन किस्म के मेथड्स हैं जो कि आप अप्लाई करके अपनी अच्छी फसल ले सकते हैं अपने खेत में से बग़ैर किसी नुकसान को उठाए, ठीक है। और सोलर पंप्स वगैरह हैं, सबमर्सिबल पंप्स हैं जो कम सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके आपको पानी की जो आपकी मिकदार है कम ज़्यादा आपने फसल को करनी होती है। बाज़ जगह ऐसी भी हैं कि जहाँ पर नहरों का निज़ाम और ज़्यादा दूर तक नहीं जाता, तो वो ऐसे इलाके हैं जहाँ पर आप ज़मीन में जो पानी है उसको आप ग्राउंड लेवल पे लाने के लिए ट्यूबवेल्स वगैरह लगाते हैं, तो वो हुकूमत आपको उस चीज़ के लिए पैसे देती है कि ठीक है आप हमसे पैसे ले लें तो आप अपना पंप लगा कर तो अपनी फसल को जो है ना इरिगेशन का सिस्टम चलाएं। आगे चलते हैं। इस सारे सिनारियों के बाद अगर हम एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स को देखें तो वो भी हमें फेस करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जहाँ सहूलियात होती हैं वहाँ मुश्किलात भी होती हैं। तो बात करते हैं एग्रीकल्चर प्रॉब्लम्स की। हाउ एवर देयर आर ऑल्सो मैनी प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाइड बाय फार्मर्स एंड एग्रीकल्चरिस्ट दैट हिंडर प्रोग्रेस। अब जो फार्मर्स हैं या एग्रीकल्चरिस्ट वो हैं जो कि बहुत मॉडर्न मेथड के थ्रू फार्मिंग, टनल फार्मिंग के ज़रिए सब्जियां और फल उगाते हैं। और टनल फार्मिंग बच्चों ये होती है कि अगर उस सब्ज़ी का सीज़न नहीं है तो आप उसका पौधा लगाएं और उसको उस सीज़न जैसा माहौल दे दें उस टनल के अंदर, या आपने वो जो कैनोपी लगाई हुई है उसके अंदर उसका टेम्परेचर नॉर्मल रखें, यानी गर्मियों में ठंड दें उसको और ठंड में गर्मी दे दें, तो आप गर्मी की सब्ज़ियां सर्दियों में भी खा सकते हैं और सर्दियों की सब्ज़ियां गर्मियों में खा सकते हैं। जैसे शिमला मिर्च है, शलजम है, मूली है, और पालक वगैरह है, और ब्रोकली वगैरह है। तो ये आपको थोड़ी सी महंगी मिलती हैं, यानी ऑफ सीज़न सब्जियां आपको महंगी मिलती हैं। क्यों? क्योंकि वो टनल फार्मिंग के ज़रिए आई होती हैं। अब वो एग्रीकल्चरिस्ट और जो फार्मर्स हैं नॉर्मल जो कि गंदम चावल उगाते हैं, उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं? उनमें सबसे पहले तो वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी है। वाटर लॉगिंग सैलिनिटी क्या होती है? सेम थोड़ का हो जाना, यानी पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाना और उसमें नमक की मिकदार बहुत ज़्यादा बढ़ जाना। ऐसे इलाके जहाँ पर ग्राउंड लेवल से ऊपर पानी आ जाता है और जब आप सब्ज़ी को या किसी चीज़ को पानी लगाते हैं तो वो सूखता नहीं है, ठीक है ना। और पानी में मौजूद जो सॉल्ट कंटेंट है वो बढ़ा हुआ होता है उसके अंदर, ठीक है। तो ज़मीन सेम थोड़ का शिकार हो जाती है। अक्सर आपने देखा होगा कि फील्ड्स के ऊपर वाइट कलर की धारियाँ बनी होती हैं, गोल सर्कल्स आ जाते हैं और फट जाती है ज़मीन, क्योंकि वहाँ नमक की मिकदार उस पानी में बहुत ज़्यादा होती है। खारा पानी होता है, नमक की मिकदार ज़्यादा होती है उसमें, और पानी ज़मीन सोखती नहीं है। इसके लिए वो फिर लगाते हैं दरख्त वहाँ पर, जो सफ़ेदे के दरख्त हैं, ताकि वहाँ से पानी को हवा में इवेपोरेट किया जा सके। और इसके अलावा जो साथ साथ नहरें चल रही होती हैं उनके दोनों साइडों पे जो है ना पुश्ते उसके मजबूत करने से, यानी उसकी दोनों साइड पे जो उसकी बाउंड्रीज़ है कि जब नहर का पानी बहुत ज़्यादा लेवल से ऊपर चला जाए तो वो निकल कर साइडों वाली फसलों में चला जाता है और फिर इस तरह फसलें कीचड़ बन जाती हैं और वहाँ पर कोई सब्ज़ी या कोई फसल उग नहीं सकती। तो उसको रोकने के लिए वाटर लॉगिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि हम पुश्तों को जो है ना मजबूत करते हैं और ऊंचा कर देते हैं, यानी उनके बॉर्डर्स जो हैं नहरों के या दरियाओं के उनको ऊंचा कर दिया जाता है ताकि उनका पानी जब ओवरफ्लो करे तो वो बाहर ना निकले, दूसरी फसलों को तबाह ना करे। नेचुरल कैटास्ट्रॉफ्स लाइक फ्लड्स, अर्थक्वेक्स एक्सेट्रा। इसके अलावा जब सैलाब आ जाता, अब आपने देखा है पीछे हमारा जो बलूचिस्तान में सैलाब आया या स्वात में आया, उसने कितनी तबाही की और उसकी वजह से सब्जियां कितनी महंगी हो गई, गंदम कितनी महंगी हो गई, चावल कितने महंगे हो गए, क्योंकि हम इंटरनली जो फसलें उगा रहे थे हमारे मुल्क के अंदर वो ही उगाना मुश्किल हो गई और वो तबाह हो गई, तो हमें बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ी सब्ज़ियाँ, तो इसलिए उनका रेट ज़्यादा था और हमें बहुत तकलीफ़ होती है। प्याज हमने 300-350 रुपए किलो ख़रीदा जो कि 40-50 रुपए किलो, और आलू हमने 200-250 रुपए किलो ख़रीदे जो कि 20-30 रुपए किलो मिला करते थे। तो ये तो हो गया ये कुदरती आफात। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ फार्मर्स ड्यू टू इलिटरेसी। अब इलिटरेसी फार्मर्स की क्या है कि सही टाइम क्या है, या कोई नया किस्म का कोई वेरिएंट आया है किसी बीमारी का और फार्मर्स को नहीं पता चल रहा
कि उनकी फसल के ऊपर हमला हो चुका है कीड़ों का, और उनको बाहर से आकर लोग बता भी रहे हैं कि आप ये वाला स्प्रे अप्लाई करें, तो वो नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वही आज से 20-30 साल पहले वाला मेथड जो है ना वो अपने ऊपर अप्लाई किया हुआ है कि जी हम इसी में ठीक है, हमारी इसी में फसल अच्छी आती है। लेकिन उनको नहीं पता कि अब उनकी फसल के ऊपर किस किस्म की मुहलिक अमराज ने हमला किया हुआ है, और वो कीड़े किस हद तक मुहलिक हैं कि उनकी सारी फसल को तबाह कर सकते हैं। तो क्या है कि अनपढ़ हैं, बस वो लकीर के फ़कीर हैं, वो जिधर शुरू से लगे हुए वहीं लगे हुए हैं। लो क्वालिटी ऑफ सीड्स, नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स। अब लो क्वालिटी ऑफ सीड्स क्या है कि जब भी नई फसल आती है ना, तो उसमें से सबसे अच्छे दाने जो होते हैं ना गंदम के, उनको संभाल लिया जाता है कुछ बोरियों को, ताकि दोबारा से गंदम उन्हीं दानों से उगाई जाए। लेकिन आजकल क्या है कि फार्मर की कोशिश होती है कि एक बोरी भी घर में ना रखे दानों की, और वो सारी बेच कर पैसे कमा ले, और फिर बाहर से जाकर वो लो क्वालिटी सीड ख़रीदता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट फसल जो है ना उसको इस काबिल भी नहीं करती कि वो कुछ बाहर बेच सके। यानी या तो वो उगती नहीं अच्छे तरीके से, या वो इतनी ज़्यादा जो है ना फसल बेचने के काबिल होती नहीं है। लो क्वालिटी फसल, लो क्वालिटी सीड होगा तो ज़ाहिर बात है बीज अगर बुरा होगा तो उसके से जो फल मिलेगा वो भी बुरा ही होगा, तो वो बिकती भी इतनी अच्छी कीमत पर नहीं है। तो इसके अलावा अगर वो अच्छा सीड लगाए और अच्छी फर्टिलाइज़र्स या केमिकल्स नहीं उसको दे रहा फसल को या ज़मीन को, तो भी उसकी अच्छा बीज भी ख़राब होने का खदशा होता है। तो आगे चलते हैं हम। डिजीज़ अफेक्टिंग क्रॉप यील्ड्स, यानी इसके अलावा बीमारियां जो आ जाती हैं, छोटी सुंडी का हमला, और इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सफ़ेदे का हमला, और पता नहीं और क्या क्या इस किस्म के नाम होते हैं इनके कीड़ों के जो फसल को ख़राब करती है। फिर लैक ऑफ रोड लिंक्स फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। अब कुछ ऐसी फसलें हैं या ऐसी सब्जियां हैं जिनको फ़ौरन उतारने के बाद ताज़ा ताज़ा मार्केट ले जाना ज़रूरी होता है। अगर वो एक रात भी घर में रह जाती हैं तो या 2 रातें, तो वो ख़राब हो जाती हैं, वो बेचने के काबिल नहीं रहती हैं। यानी अगर उस फील्ड से उस खेत के पास कोई अच्छा रोड नहीं है, रोड लिंक नहीं कर रहा मेन जीटी रोड को, जहाँ से उस फसल को जो कि उतारी गई है, जो हार्वेस्ट किया गया है, फ्रूट या सब्ज़ी या कोई भी चीज़, अगर उसको आप टाइम से मार्केट में नहीं लेकर जाते, तो उससे जो है ना फार्मर का बहुत नुकसान होता है। तो सिटी और विलेज को लिंक करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना, जिनमें रोड्स आती हैं, पक्की सड़कें, उनका होना बहुत ज़रूरी है। फिर प्रोसीजर डिफ़िकल्टीज़ फॉर फार्मर इन ऑब्टेनिंग एग्रीकल्चर लोन्स। अब एग्रीकल्चर लोन्स ऐसे हैं कि अब एक बंदे के पास खेत तो है, बीज भी है, ठीक है, लेकिन अब उसके पास इतना डीजल नहीं है कि वो अपने पंप चलाकर पानी दे सके फसलों को, या उसके पास इतनी केमिकल्स के या फर्टिलाइज़र्स के पैसे नहीं हैं कि पूरे साल में जो खेत में उसने खादें डालनी है या केमिकल का स्प्रे करना है, तो उसके लिए उसको पैसे चाहिए, क्योंकि अब फसल बनेगी, उसको बेचेगा तो उसकी जेब में पैसे आएंगे ना, वो तो जो पीछे उसने कमाए थे वो तो लगा बैठा है। तो इसलिए हुकूमत जो है ना लोन तो देती है, लेकिन बहुत माइक्रो फाइनेंस करती है, बहुत कम जो है ना लेवल के ऊपर। यानी उसको इस चीज़ को बढ़ाना चाहिए हुकूमत को बड़े लेवल के ऊपर, ताकि हर फार्मर तक ये सहूलत पहुंच सके, हर फार्मर आसानी से लोन बैंक में जाके अपने कागजात दिखाकर कि भाई मेरी इतनी फसल है और मैंने ये उगाया और ये मेरा इतना खेत है और ये मेरे गांव का नाम है और ये मेरे चक नंबर है, तो आप काइंडली मुझे लोन जो है ना मैंने अप्लाई किया तो उसको सेंक्शन कर दें। तो ये होना बहुत ज़रूरी है, और ये गवर्नमेंट की तरफ से तकरीबन इसमें ज़्यादातर जो हिस्सा बनता है वो गवर्नमेंट का बनता है कि वो फार्मर्स को फैसिलिटेट करे, ताकि उनको परेशानी ना हो अपनी क्रॉप्स को कल्टीवेट करने में, उनको हार्वेस्ट करने में कोई परेशानी ना हो। तो जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो कि माशाल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी ज़रख़ेज़ ज़मीन दी है कि हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर फील्ड हमेशा हरे भरे रहते हैं। ये आपको चावलों की नज़र आ रही है फील्ड है जो इस पिक्चर में नज़र आ रहा है। आगे चलते हैं हम। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ टेकिंग सीरियस मेजर टू ओवरकम ऑल दीज प्रॉब्लम्स। ऐसा नहीं है कि हुकूमत कोशिश नहीं कर रही है ओवरकम करने की, या इन सारी परेशानियों का हुकूमत को नहीं पता फार्मर्स की, तो वो कोशिश में लगे हुए हैं कि हम इसको टैकल कर लें। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू मेक द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम एफिशिएंट एंड रोड्स बिटवीन द फार्मर्स टू द मार्केट्स आर बीइंग बिल्ट। अब देखिए रोड्स तो हुकूमत नहीं बनाने हैं ना, और ट्रांसपोर्ट का निज़ाम भी हुकूमत ने देना है कि एक ख़ास किस्म की ट्रकिंग हो गवर्नमेंट की तरफ से, जो फार्मर के फील्ड से लेकर मार्केट तक उसका सामान लेकर जाए और उससे पैसे ले किराया ले ले उस चीज़ का, ठीक है। और इसके अलावा पक्के रोड्स हों ताकि सब्जियां बग़ैर आपस डैमेज हुए आराम से स्मूथ रोड के ऊपर ट्रैवल करके मार्केट तक पहुंच जाए। फिर फार्मर्स आर गिवन लोन्स ऑन इजी इंस्टॉलमेंट। फिर किस्तों की बुनियाद के ऊपर उनको जो है कर्ज़ा फ्राहम
किया जा रहा है, कोशिश की जा रही है कि सबको फ्राहम किया जाए। मोर ओवर मीडिया हैज़ बीन डायरेक्टेड to run awareness campaign about modern techniques of farming on national television, radio and social media। अब इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है, चाहे वो रेडियो के ज़रिए हो, चाहे वो फेसबुक इंस्टाग्राम के ज़रिए हो, चाहे वो नेशनल टीवी यानी पीटीवी के ज़रिए हो। ऑन एंड ऑफ वो कैंपेन्स चलाते रहते हैं और इन्फॉर्म करते रहते हैं। अभी भी आप पीटीवी लगाएंगे तो नई जो भी फसल है उसके बारे में ज़रूर वो ऐड देते हैं कि आप अपनी फसल को इस कीड़े से बचाएं, अब ये मौसम आ गया, आपकी फसल को इस वाले स्प्रे की ज़रूरत है, आप अपनी फसल के अंदर इतना हल चलाएं, इतना पानी दें, और आपकी कटाई के दिन यहाँ नज़दीक आ रहे हैं तो आप क्या क्या मेजर्स ले सकते हैं अपनी फसल को अच्छा करने के लिए। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, सोशल मीडिया, रेडियो, टेलीविज़न, जितना भी मीडिया है वो मॉडर्न टेक्निक्स जो है फार्मर्स तक पहुंचा रहा है। और अब आपको पता है स्मार्टफोन्स तो हर किसी के पास हैं, चाहे वो कोई गांव का बंदा है या कोई शहरी है, हर किसी के पास स्मार्टफोन है। और फेसबुक ने तो इस चीज़ को और आसान कर दिया, बाकायदा लोगों ने ग्रुप्स बनाए हुए हैं, एग्रीकल्चर ग्रुप्स हैं जिसमें वो एक दूसरे से अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर करते हैं और ये बताते हैं कि कौन सी फर्टिलाइज़र, कौन सा केमिकल है जो बहुत ज़्यादा सूटेबल है क्लाइमेटिक कंडीशंस के ज़रिए। जैसे कि जो सवात में फसल उगती है उसमें जो फर्टिलाइज़र या केमिकल स्प्रे होना है वो पंजाब की किसी फसल में नहीं हो सकता, क्योंकि क्लाइमेट कंडीशंस दोनों की डिफरेंट है। तो इसलिए सोशल मीडिया जो है ना वो बहुत इन है इस मामले में और बहुत फ़ायदा पहुंचा रहा है। अब चलते हैं हम अचीवमेंट्स ऑफ स्पोर्ट्स में हमें क्या मिली हैं, और ये सेकंड टॉपिक, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ आर एसेंशियल टू कीप द यूथ हेल्दी। अब हमारे नौजवानों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ से जुड़कर रहना चाहिए क्योंकि वो उनके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि वो एक हेल्दी लाइफ गुजार सकें। हॉकी इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। जैसे कि आपको पता है हमारा कौमी खेल जो है वो हॉकी है, ठीक है, पाकिस्तान का। मैनी अदर स्पोर्ट्स सच एज क्रिकेट, स्क्वाश, स्नूकर, बॉक्सिंग, बास्केटबॉल एंड टेनिस आर ऑल्सो प्लेड इन पाकिस्तान एट लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। अब लोकली, इंटरनेशनली, यानी मुल्क से बाहर भी और मुल्क के अंदर भी ये सारे खेल खेले जाते हैं एक्सेप्ट हॉकी के, ठीक है ना। नेशनल जो हमारा जो गेम है वो तो स्पोर्ट जो है वो हॉकी है, लेकिन इसके अलावा क्रिकेट, स्क्वॉश वगैरह जो बाकी खेल हैं वो भी हम लोकल लेवल्स पर यानी कॉलेजेस के दरमियान, फिर सिटीज़ के दरमियान, फिर कंट्रीज़ के दरमियान इंटरनेशनली भी खेले जा रहे हैं। और हुकूमत इसमें बहुत ज़्यादा जो है ना पार्टिसिपेट करती है ताकि वो हमारे यूथ को जो है ना इंट्रोड्यूस करवाए इंटरनेशनली। पाकिस्तानी मैंस एंड वुमेन्स हैव अर्न्ड वर्ल्ड रिकग्निशन इन वेरियस स्पोर्ट्स एंड एथलीट्स या एथलेटिक्स। एक्चुअली मुझे ना यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर है, मुझे सही जो है ना रीड आउट नहीं किया जा रहा। तो आपने देखा है कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी है, औरतें भी हैं और मर्दों की भी टीम है, और इंटरनेशनली भी और लोकली भी ये बहुत ज़्यादा इनको शनाख्त मिली है स्पोर्ट्स के ज़रिए। ऐसे बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि स्पोर्ट्स में आकर बहुत ज़्यादा मशहूर हो गई हैं, और मर्द हजरात हैं जिनको पहले सिर्फ लोकली जाना जाता था, यानी सिटी के अंदर उनको लोग जानते थे, अब इंटरनेशनली लोग उनका चेहरा देखते बता देते हैं कि ये कौन है। अब आगे चलते हैं। अदर पॉपुलर स्पोर्ट्स इंक्लूड वॉलीबॉल, फुटबॉल, wrestling, kabaddi, polo, golf, etc. The Shandur Polo Festival is a popular event in the country. अब इन सारी जो ऊपर आपको बताई हैं उसके अलावा भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स की जिनमें वॉलीबॉल है, कबड्डी है, गोल्फ है, उसमें रेसलिंग आ जाती है, फुटबॉल आ जाता है। और शंदूर जो पोलो फेस्टिवल है उसके बारे में लोग कौन है जो दुनिया में नहीं जानता है कि अल्लाह ताला ने वो ऐसा प्लेन अता किया, दुनिया का हाईएस्ट ग्राउंड लेवल है वो, ठीक है। और शंदूर जहाँ पर हर साल ये मेला जो है ना लगता है, और अभी पीछे भी लगा था पोलो का, और इंटरनेशनली यहाँ पर गेस्ट आते हैं, टूरिस्ट आते हैं इस स्पोर्ट को देखने के लिए। अब बच्चों को मैं बताती चलूँ कि जिनको पोलो के बारे में नहीं पता, यानी पोलो एक ऐसा खेल है जिसमें घोड़े पे बैठा हुआ घुड़सवार, उसके हाथ में एक स्टिक होती है बैट नुमा, और वो सामने एक बॉल होता है जिसको उसने घोड़े पर राइड करते हुए हिट करना होता है, ठीक है ना। ये समझ लें कि हॉकी की तरह ही होता है, लेकिन आप घोड़ों पर बैठकर ये हॉकी खेल रहे होते, तो इसको पोलो कहा जाता है। और जैसे कि विच इज़ हेल्ड इन ऑन द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोलो ग्राउंड्स इन चित्राल डिस्ट्रिक्ट, खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा के सूबे में चित्राल का जो ज़िला चित्राल है उसमें जो है ना ये इलाका है शंदूर
जहाँ पर ये दुनिया का हाईएस्ट पोलो ग्राउंड है। पाकिस्तान इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्पोर्ट इक्विपमेंट, इसके अलावा पाकिस्तान खेलों के जो चीज़ें हैं या खेलों के जितने भी सामान बनाने में बहुत मशहूर है। जैसे कि फ़ुटबॉल है, सियालकोट में खेलों का सामान बनाया जाता है और पूरी दुनिया हमारे सियालकोट से जो है ना ये खेलों का सामान ख़रीदती है। Our handmade footballs made in Sialkot are exported all over the world and most notably used in the FIFA वर्ल्ड कप। अब देखिए फीफा वर्ल्ड कप जो हुआ है अभी रिसेंट हमारा कतर के अंदर, तो वहाँ भी जितने फुटबॉल्स हैं वो सब जो हैं सियालकोट में मैन्युफैक्चर्ड थे। और इसके अलावा जितनी भी कंट्रीज़ हैं जो फ़ुटबॉल जिनका खेल है कौमी या नहीं भी है, वो वैसे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर खेलती है, तो सब जितने लोग भी इस्तेमाल करते हैं ना, प्रेफर वो यही करते हैं कि फ़ुटबॉल सियालकोट का बना हो, पाकिस्तान मेड हो, ठीक है। A large number of other sports goods are also manufactured in पाकिस्तान। इसके अलावा फ़ुटबॉल के अलावा हॉकी बनती है, बैट बनता है, स्पोर्ट्स के ग्लव्स जो होते हैं, ग्लव्स जो हम हाथों में पहनते हैं, या किट जो होती है क्रिकेट की वो, और इसके अलावा शूज़ हैं और जर्सीज़ हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और जो क्रिकेट के बॉल्स जो होते हैं और गोल्फ़ की जो स्टिक्स होती हैं, ये इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पाकिस्तान में बनती हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड एंड एक्सपोर्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इनको एक्सपोर्ट किया जाता है। इनकम फ्रॉम दीज एक्सपोर्ट्स फॉर्म पार्ट ऑफ ओवर फॉरेन एक्सचेंज, और हमारी फॉरेन एक्सचेंज का ये हिस्सा है, ठीक है ना। यानी इतने रिन्यूड ये आइटम्स हैं कि पूरी दुनिया में इनकी ख़रीदो फ़रोख्त बहुत बड़े लेवल के ऊपर होती है, ठीक है ना। बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इनकी फ़रोख्त की जाती है, इसलिए हमारी फ़ॉरेन एक्सचेंज के ऊपर ये बहुत असर डालते हैं। यानी फ़ॉरेन एक्सचेंज से मुराद ये है कि ज़र मुबादला जो है ना हमारा, कि हमें पता चले कि हमारे पास एक ऐसी चीज़ है जो पूरी दुनिया को पसंद है और उससे हमारी इकॉनमी बेहतर होगी अगर हम वो ज़्यादा बनाकर बेचेंगे, ठीक है ना। तो यानी दुकानदार को पता होता है कि अगर मेरी दही भल्ले की शॉप है तो मेरी फ्रूट चाट ज़्यादा बिकती है या दही भल्ले ज़्यादा बिकते हैं। तो अगर दही भल्ले ज़्यादा बिकते हैं तो उसकी फ़ॉरेन एक्सचेंज जो है ना, यानी दही भल्लों की जो ख़रीदो फ़रोख्त है, उसको पता है मुझे यहाँ से ज़्यादा इनकम आनी है और यहीं मुझे ज़्यादा प्रॉफिट है, ठीक है। तो यही हमारी फ़ॉरेन एक्सचेंज का हाल है कि हमें पता होता है कि ये वाली जो आइटम्स है ना, जैसे हमारी कपास है, हमारी गंदम है, इसी तरह स्पोर्ट्स में हमारे ये जो स्पोर्ट्स आइटम्स हैं ना, ये सारी चीज़ें जो हैं हमारे लिए फ़ॉरेन एक्सचेंज का हिस्सा है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान सिर्फ स्पोर्ट्स की चीज़ें ही बनाता है, खेलों के सामान बनाता है, बल्कि सिग्निफिकेंस ऑफ अचीवर्स इन स्पोर्ट्स जो है ना, वो भी हमारे लिए बाइस इज़्ज़त हैं, क्योंकि उन्होंने स्पोर्ट्स के फील्ड में रहते हुए बहुत बड़े बड़े नाम कमाए हैं। मैनी पाकिस्तानी स्पोर्ट्स पर्सनस हैव ब्रॉट लॉरल्स टू द कंट्री। अब बहुत बड़े बड़े इनामात लेकर, बहुत बड़ी बड़ी अवार्ड्स लेकर पाकिस्तान के नाम किए हैं इन अचीवर्स ने, ठीक है। उसमें जहांगीर ख़ान है, इमरान ख़ान है, उसमें गोल्फ से रिलेटेड लोग हैं। द हॉकी टीम हैज़ वॉन द वर्ल्ड हॉकी टूर्नामेंट 4 टाइम्स, 4 दफ़ा इंटरनेशनली जो है ना हमारी हॉकी टीम ने वर्ल्ड कप जीता है हॉकी का। द क्रिकेट वर्ल्ड कप इन 1992, और उम्मीद रखते हैं कि अब आने वाला जो वर्ल्ड कप है वो भी पाकिस्तान जीत ले, अल्लाह करे। वॉज वॉन बाय पाकिस्तान अंडर द कैप्टनसी ऑफ इमरान ख़ान। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये सारा क्रेडिट हम इमरान ख़ान को देंगे, एक्चुअली ये टीम वर्क होता है। ये किस्मत थी इमरान ख़ान की कि माशाल्लाह उसके होते हुए ये हमारे नसीब में आया है। लेकिन ज़्यादातर अगर फोकस किया जाए तो जावेद मियांदाद के छक्कों ने इसमें बहुत हमें मदद दी है, ठीक है ना। और उसने जो 6 लगाए थे ना, उसकी वजह से हम उसकी भी इस चीज़ को नहीं भुला सकते कि उसकी जो ये अचीवमेंट है छक्कों की, उसकी वजह से हमें ये कप मिला है। द वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट बाय जहांगीर खान एंड जानशेर खान इन स्क्वाश आर अनफॉरगेटेबल। अब जो जहांगीर ख़ान हैं या शेर ख़ान हैं, इनका नाम कौन नहीं जानता है। स्क्वाश के ये हीरो थे, इनको शेर माना जाता था, ये किंग थे स्क्वाश के ना। इनके बाद जो स्क्वाश प्लेयर हैं वो लेटेस्ट, वो इतने जाने पहचाने नहीं, क्योंकि उन्होंने काफ़ी मैचेस हैं जो हारे हैं। लेकिन ये जब भी कोई मैच खेलते थे ये हमेशा जीतते थे। 1981 से 1986 एंड वॉन 555 कॉन्सिक्यूटिव मैचेस, ठीक है ना। देखें 555 मैच मुसलसल जीते हैं ये
दोनों मिलकर। और जहांगीर खान ऑल्सो वॉन द वर्ल्ड स्क्वॉश चैम्पियनशिप 5 times फ्रॉम 1990 to 1996। और आपको पता है 5 दफ़ा जब वर्ल्ड कप हुआ है ना स्क्वॉश का, तो हमेशा यही जीता है हमारा जो माशाल्लाह जहांगीर खान थे ना, इन्होंने जीता है। लेकिन अभी अगर आप देखें हमारे जहांगीर खान है या मेरे ख्याल से शेर खान है, वो काफ़ी अलील हैं, काफ़ी बीमार हैं, उनको कोई सिंड्रोम हो गया है जिसकी वजह से उनकी पूरी बॉडी जो है ना शेक करती है। तो हम उनके लिए दुआ गो हैं, अल्लाह पाक हमारे इस हीरो को ज़िंदगी दे और सेहत तंदुरुस्ती अता करे। आगे बढ़ते हैं हम। अब स्पोर्ट्स में जो आपने याद रखने वाली चीज़ है, एक तो आपने देखना है कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है ना स्पोर्ट्स की कहाँ हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा फ़ुटबॉल कहाँ मैन्युफैक्चर होता है, वहाँ एक पीछे नोट था मेरे से स्किप हो गया है, वो आपने ज़रूर पढ़ना है अबाउट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फ़ुटबॉल। और इसके अलावा आपने डेट्स याद रखनी है, आपने प्लेयर्स के नाम याद रखने हैं, आपने वर्ल्ड कप्स के डेट याद रखनी है कि स्क्वॉश का या क्रिकेट का वर्ल्ड कप या हॉकी का वर्ल्ड कप कब कब हुआ और कौन कौन जीता और कितनी दफ़ा जीता, ठीक है ना। तो फिर आपकी तैयारी हो जाएगी। आपने कभी भी किसी चीज़ को रटे नहीं मारने, ठीक है ना। ये SLO बेस्ड आपको पता है, आपके क्वेश्चन सारे आते होते हैं। तो अगर आप अच्छे से रीड करके गए होगे अपने टॉपिक को, तो आप कहीं से भी उसका आंसर, आपसे सवाल पूछा जाए तो आप आंसर कर लोगे। तो इतना मुश्किल नहीं है, इसलिए मैं आपको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन देती हूँ ताकि आपके जहन में रह जाए। और मुझे उम्मीद है कि जो भी बच्चा एक दफ़ा एक्सप्लेनेशन अच्छे से सुन लेता है ना, तो फिर उसको रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं रहती है। अब यहाँ आप देखो हमारे प्लेयर्स हैं वही वाले और उनके कुछ शॉर्ट आउट्स हैं। आगे चलते हैं, हमारे लास्ट टॉपिक है आर्ट्स का, ठीक है। और इसको रीड कर लेते हैं। पाकिस्तान हैज़ अ रिच हिस्ट्री ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ आर्ट। हमारी जो पाकिस्तान की आर्ट है ना, वो हमारा विरसा है, ठीक है। हमारी हिस्ट्री, हमारी तारीख़ का हिस्सा है। और बड़े बड़े उसमें हमारे पास जो चीज़ें हैं वो मिलती हैं। उसमें पेंटिंग्स हैं, उसमें आर्किटेक्चर है, यानी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं खूबसूरत, पुरानी शाही किला वगैरह, और बादशाही मस्जिद, और म्यूज़िक है जैसे तानसेन, और इसी तरह के और भी जितने हमारे नूरजहाँ और मेहंदी हसन। और इसके अलावा टेक्सटाइल है जिसमें हमारी अजरक आ जाती है, हमारा सिंधी आर्ट वर्क आ जाता है, हमारा और भी कल्चरल जो बलोची और कपड़े होते हैं वो आ जाते हैं। इसके अलावा डेकोरेटिव आर्ट आ जाती है, उसमें हम बर्तन हैं, उसमें सजाने की चीज़ें हैं, उसमें स्कल्पचर्स हैं, इस्लामिक कैलीग्राफी है, यानी कुरानी आयात का खूबसूरती से लिखना पेंटिंग्स के ऊपर, कैनवस के ऊपर। एंड मिनिएचर पेंटिंग्स होती हैं जो कि छोटे चीज़ों के ऊपर, बर्तनों के ऊपर या छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप पेंटिंग्स बनाते हैं। सम प्रोमिनेंट पाकिस्तानी कैलीग्राफर्स इंक्लूड सादकैन अहमद, अब्दुल मजीद, परवीन रकम, सैयद अनवर हुसैन, नफीस रकम एंड गुलजी को तो सब जानते हैं, सादकैन साहब को सब जानते हैं। सादकैन साहब की मैं एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं कि माशाल्लाह वो कैलीग्राफी करते थे शुरू से, ठीक है। और अल्लाह ने उनको बड़ा हुनर अता किया हुआ था, यानी वो कुरानी आयात तो बहुत खूबसूरती से कैनवस पर उतारते थे। और मज़े की बात ये है कि देखें वो पेंटिंग करते करते ना, वो आयात लिखते लिखते अब उनके हाथ का जो इम्प्रेशन है ना, यानी उनका हाथ की उंगलियां, पूरा हाथ ऐसा हो गया था जैसे अल्लाह लिखा होता उसके ऊपर ना, यानी उनके हाथ इस तरह मुड़ चुके हुए थे कुदरती तौर पर सादकैन साहब के, कि उनको उनका हाथ जो दिखता था तो लगता था जैसे अल्लाह लिखा हुआ है उसके ऊपर, इतनी वो कर करके कैलीग्राफी कर करके। अब इसके अलावा ये जितने नाम लिखे मैं इन सबको आपको याद करना है। और गुलजी आपको पता है कि इनको कत्ल कर दिया गया था, इनकी और इनकी बेगम को, इनके अपने घर में इनके शायद नौकरों ने किया था या इनके अपने बेटे ने शायद किया था, मुझे नहीं पता। लेकिन ये इनकी डिमाइस हुई थी, बहुत इनको मारा गया था। और ये भी बहुत मशहूर जो है ना आर्टिस्ट हैं, कैलीग्राफर हैं, जो कि जिनके जो है ना पेंटिंग्स वो आज भी बाहर के मुल्क की जो गैलरीज़ हैं, इटली की या आप जर्मनी की देखिए, वहाँ पर डिस्प्ले हुए हैं इनकी सारी पेंटिंग्स वगैरह, और करोड़ों रुपए की जो है ना वो बिकती हैं ये। आगे चलते हैं। यहाँ आपको फ़नपारे नज़र आ रहे हैं गुलजी के और सादकैन साहब के। और सादकैन साहब की जो ये पेंटिंग है ना, माय डॉटर वाज आल्सो फॉन्ड ऑफ पेंटिंग, तो शी पेंटेड
द सेम पिक्चर एज सीन इन सातकेंस गैलरी। तो उसने भी काफ़ी कोशिश की थी सेम इसको कॉपी करने की, और माशाल्लाह वो अभी थी भी 9 साल की, और उसने काफ़ी हद तक जो है ना सेम डिटो इस तरह का जो है ना पेंट करके मुझे दिखाया था। और आई एम वेरी सरप्राइज्ड कि माशाल्लाह उसने इतने अच्छी तरीके से उसको कैनवस के ऊपर जो है ना कॉपी किया है। और इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं होती है कि अगर आप अपने फेवरेट आर्टिस्ट की कोई चीज़ जो है ना कॉपी करने की कोशिश करो या उनसे कुछ सीखने की कोशिश करो, यानी उनके पेंट्स का, उनके जो क्या कहते हैं कंट्रास्ट वगैरह उनसे सीखना या उनकी लाइंस उनसे सीखना, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आगे पढ़ लेते हैं। द सिटीज़ ऑफ लाहौर एंड कराची आर रिन्यूड फॉर देयर वेल स्टॉक्ड आर्ट गैलरीज। हमारे सिटी लाहौर के अंदर और कराची में आर्ट गैलरीज हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप जाकर इनके फ़न पारे देख सकते हैं। वहाँ बहुत सारी पेंटिंग्स हैं हमारे बहुत ज़्यादा मशहूर कैलीग्राफर्स की, पेंटर्स की, ठीक है, और वो म्यूज़ियम्स में और गैलरीज़ के अंदर उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। और परफॉर्मिंग आर्ट की बिल्डिंग्स जो हैं, जैसे कि आप देख रहे हो पाकिस्तान में कराची में जो है आर्ट बिल्डिंग्स हैं, और इसके अलावा लाहौर में अलहमरा आर्ट्स है, वहाँ भी ये डिस्प्ले हुए हैं। इसके अलावा अगर आप थिएटर और स्टेज ड्रामाज और फिल्म स्टूडियोज़ वगैरह की बात करो ना, तो आर्ट का नाम सिर्फ पेंटिंग करना या कैलीग्राफी करना नहीं है, या स्कल्पचर्स बनाना नहीं है, या मिट्टी के मुजस्मे बनाना नहीं है। आर्ट हिस्सा बनता है आपकी फ़िल्म इंडस्ट्री का भी, जो फिल्मों में लोग काम करते हैं, स्टेज ड्रामाज पे करते हैं, इसके अलावा थिएटर्स में जो काम करते हैं, यानी कठपुतली ड्रामे जो बनाते हैं, पपेट शोज़ वगैरह, ये सब आर्ट का ही हिस्सा होते हैं ना, ठीक है, ये सब आर्ट में आते हैं। अब यहाँ पर आप मेहंदी हसन है, सिंगर है बहुत हमारे मशहूर, और यहाँ इस्लामाबाद में आप बिल्डिंग देख रहे हो आर्ट कौंसिल की, तो यहाँ पर आपको गैलरी है बाकायदा, यहाँ पर सारे जो है ना ये रखे हुए हैं स्कल्पचर्स वगैरह और पेंटिंग्स वगैरह। अब जहाँ ये सारी चीज़ें आर्ट का हिस्सा है, वहाँ हम अपनी जो अजरक वगैरह है या कढ़ाई वगैरह जो है हमारी कल्चरल, उसको कैसे भूल सकते हैं, जो हैंडीक्राफ्ट्स का हिस्सा है। देयर इज़ अ ह्यूज डिमांड ऑफ पाकिस्तानी हैंडीक्राफ्ट्स ड्यू टू देयर हाई क्वालिटी। हाई क्वालिटी कैसे कि कपड़ा बहुत अच्छा होता है, शीशे का इस्तेमाल बहुत अच्छा, धागे बहुत पक्के रंगों के होते हैं, अजरक पर जो ब्लॉक प्रिंटिंग की जाती है वो बहुत पक्की होती है, वो धोकर भी ख़राब नहीं होती। दे आर अप्रिशिएटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। पूरी दुनिया हमारी बनाई हुई चीज़ों को पसंद करती है, वो सिंधी कपड़े हों, वो शीशे लगे हुए कपड़े हों, वो कढ़ाई वाले कपड़े हों, वो बर्तन हों, वो अजरक हो। सिंध इज़ फेमस फॉर इट्स अजरक ब्लॉक प्रिंट्स, टाई एंड डाई एंड रिली विच इज़ पैच वर्क एंड ट्रेडिशनली नीडल वर्क। अब रिली क्या होता है कि आप देख रहे हो नीचे लड़कियां जो है ना अलग अलग रंग के कपड़ों को लेकर पैचेस जोड़ रही होती हैं, ठीक है ना, उसको पैच वर्क कहते हैं, यानी हर रंग के कपड़ों को। और आपने अपने सिंध में देखा भी होगा कि बहुत सारे डिफरेंट कलर्स का ना बेडशीट्स बनाते हैं, वो अलग अलग कपड़े को एक साथ जोड़कर, ठीक है ना, छोटे छोटे पैचेस लेकर, और वो पैचेस को बड़े खूबसूरती से एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है कि वो अजीब नहीं लगता, वो बहुत आर्टिस्टिक वे में उसको बनाया जाता है, तो लोग बहुत पसंद करते हैं। और हाथ से बनाया जाता है सुई का इस्तेमाल करके। बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा आर वेल नोन फॉर कलरफुल थ्रेड्स, एम्ब्रॉयड्री एंड मिरर वर्क। अब शीशे के काम के लिए और धागों से बनी हुई एम्ब्रॉयड्री जितनी भी है उसके लिए जो है ना, कढ़ाई के कामों के लिए हमारा पेशावर और बलूचिस्तान का इलाका बहुत मशहूर है। पंजाब ट्रेडिशनली नीडल वर्क इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर। पंजाब में भी लोग ट्रेडिशनल नीडल वर्क करते हैं, यानी कढ़ाइयाँ करते हैं। पंजाब की कढ़ाई के कपड़े भी बहुत मशहूर है, चाहे वो बेड शीट्स पर कढ़ाइयाँ बनी हों, चाहे वो पर्दों पर हों, चाहे वो टेबल वेयर्स हों, या फिर आपके अपने कपड़े हों लड़कियों के। तो ये थे हमारे टॉपिक्स फॉर नाउ। अब इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट हमारी वीडियो के अंदर, जिसमें हम डिटेल जो है साइंस सब्जेक्ट्स भी, जियोग्राफी भी और हिस्ट्री के बाकी जो है ना सब्जेक्ट्स को कवर करेंगे। अपना खूब ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह ने के पान।